वीणा मादनी माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी बच्चों का एस मंगल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विज्ञान शिक्षण विधियाँ आपकी सीरीज़ है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जो हमारे ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए शिक्षण विधियों में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो हमारे लेवल फर्स्ट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी विज्ञान के शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। जो L2 की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान गणित विषय को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे केवी की तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के, जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। एस टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, विभिन्न प्रकार की जो टेट राज्य आयोजित करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए ज़रा हम प्रश्नों की तरफ चलें। तो पहला प्रश्न बच्चों देखिएगा, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की अवधारणा के लिए सही नहीं है? कौन सा कथन है जो विज्ञान की अवधारणा के लिए सही नहीं है? आंसर यहां से पकड़ना है। सही नहीं पूछ रहा है, सही है वो तो है ही। विज्ञान में सदैव सत्य की खोज की जाती है, बिल्कुल सही बात है, सत्य कथन है ये। विज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में विशेष प्रकार का परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही है। विज्ञान प्रक्रिया भी है और विज्ञान और प्रक्रिया का परिणाम भी है, बिल्कुल सही बात है। यह तीनों कथन कैसे हैं? सत्य दिख रहे हैं तो चौथा देख लें। विज्ञान में अवधारणाएं स्थायी होती हैं और वे कभी बदलती नहीं। अवधारणाएं स्थायी नहीं होती, इनमें परिवर्तन होता है, विज्ञान इसमें परिवर्तन लाता है, ये बदलती हैं, इसलिए सही आंसर क्या है इसका? चौथा वाला विकल्प है। प्रश्न नंबर 2, विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है। विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है। विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है। यानी इस विज्ञान को यदि सीखना चाहते हैं तो विज्ञान को हमें करना होगा। यह कथन किसका है? यह किसके द्वारा बात कही गई है? एस चंद्रशेखर के द्वारा, या UR राव के द्वारा, या DS कोठारी के द्वारा, या जयंत नार्लिकर के द्वारा? तो ये जो संपूर्ण भारत की शिक्षा को दिशा देने वाला आयोग था, कोठारी आयोग, ये कोठारी के द्वारा कही गई है। DS कोठारी साहब ने इस बात को कहा है, ये विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है, विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखें तो प्रश्न पत्र निर्माण के चरण हैं। ए ब्लूप्रिंट तैयार करना, बी मूल्यांकन, सी उद्देश्यों का अंकभार, डी प्रश्न पत्र निर्माण, और ई अंक तालिका तैयार करना। इन चरणों का सही क्रम क्या है? इन चरणों का सही क्रम देखना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उद्देश्यों का अंक भार डिसाइड करना होगा, यानी सी वाला ऑप्शन पहले आएगा। और जब सी वाला ऑप्शन पहले हो गया, उसके बाद हमें ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, यानी ए ऑप्शन आएगा। ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे हम इसका, जब हम एक उपलब्धि परीक्षण तैयार करने जा रहे हैं। और उसके बाद हमें करना पड़ेगा, प्रश्न पत्र का निर्माण करना पड़ेगा। प्रश्न पत्र का निर्माण यानी डी ऑप्शन आएगा, प्रश्न पत्र का निर्माण। और जब प्रश्न पत्र का निर्माण हो जाता है तो उसकी उत्तर तालिका बनती है, अंक तालिका बनती है, यानी ई वाला ऑप्शन आएगा, अंक तालिका या उत्तर तालिका का निर्माण। उत्तर तालिका का निर्माण किया जाएगा। और जब उत्तर तालिका का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद में लास्ट बनता है आपके पास में मूल्यांकन किया जाएगा। पांचवा विकल्प आता है मूल्यांकन। तो इस क्रम को यदि हम देख लें तो देखें कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, CADEB। तो पहला ही वाला विकल्प दिख रहा है CADEB, तो पहला वाला विकल्प सही है। उस उद्देश्य के क्रम को ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा उदाहरण नागरिक वैज्ञानिक साक्षरता का परिचायक है? नागरिक वैज्ञानिक साक्षरता का परिचायक जिसमें आता है वो कौन सा है? एशिया में शिशु मृत्यु कम करना, नहीं। आणविक शक्ति और उसका समाज हित में उपयोग करना, यह सही आंसर है इसका। वैज्ञानिक साक्षरता का परिचायक जो नागरिकता के संदर्भ में कही जाती है वो है आणविक शक्ति और उसका समाज हित में उपयोग होना चाहिए। ये नागरिकों के संदर्भ में है। पांचवा प्रश्न है, बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए।
ये बात बार बार में की जा रही है, बहुत ज़्यादा की जा रही है कि यदि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाइएगा, उसके घरेलू जीवन से जोड़ करके पढ़ाइएगा, उसके परिवार से जोड़ करके पढ़ाइएगा। तो ये बात किसके अंदर कही गई? ये बात कही गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। प्रोफेसर यशपाल के द्वारा इस बात को कहा गया है कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। छठा है छात्र विभेदीकरण करते हैं। पेड़ पौधे स्वपोषी तथा जंतु परपोषी होते हैं। इस कथन में किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति होती है? तो देखो आंसर बच्चों ये रहा। विभेदीकरण करना माने अलग अलग करना, और जब अलग अलग करना है तो अंतर करना माने अबोध। कौन सा स्वपोषी है, कौन सा परपोषी है, जंतु परपोषी है, क्या है, पेड़ पौधे किस रूप में हैं? तो जब अलग अलग कर रहे हैं, विभेद कर रहे हैं उनमें, तो विभेद करने को क्या कहते हैं? अपन अवबोध कहते हैं। 7वां प्रश्न, वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषता है। वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषता खोज शक्ति को बढ़ाना है, कक्षा का वातावरण वैज्ञानिक बनाना यह भी है, चिंतन में आलोचनात्मक दृष्टिकोण लाना यह भी है, समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करना यह भी है। अब चारों में बेहतर विकल्प कौन सा है? ये परीक्षा में प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो बेहतर विकल्प हमें देखना है कि वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषता है कि कोई भी जो समस्या है उस समस्या का समाधान, इसको समस्या समाधान भी कहते हैं, आपको ध्यान में आता है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए वो जो तरीका अपनाया जाता है वो वैज्ञानिक तरीका होता है। इसलिए चौथा वाला विकल्प बेहतर है इन सब में, समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करना। प्रश्न नंबर 8, शिक्षक छात्रों का सही मूल्यांकन कर पाएंगे यदि? सही मूल्यांकन हम करना चाहते हैं तो सही मूल्यांकन तब कर सकते हैं जब हमारे उद्देश्य कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए। उद्देश्य हमारे सही है तो मूल्यांकन सही है, उद्देश्य हमारे सही नहीं है तो मूल्यांकन सही नहीं है। तो सीधा सीधा सा पहला विकल्प ही आंसर है। शिक्षण विधि भी सही होनी चाहिए, प्रस्तावना भी सही होनी चाहिए, गृह कार्य भी सही दिया होना चाहिए, सब बातें होनी चाहिए, लेकिन बेहतर बात है उद्देश्य की कनेक्टिविटी किसके साथ होती है? मूल्यांकन के साथ में होती है। तो जैसा हम उद्देश्य डिसाइड करेंगे, उसकी प्राप्ति हुई या नहीं उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। द्रोण ऐप को आप सभी बच्चे डाउनलोड कर लें। द्रोण ऐप पर ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और द्रोण ऐप वो ऐप है बच्चों जो विद्यार्थी हित में क्रांति की ओर अग्रसर है, आप सबकी सेवा के लिए तत्पर है। इसके लिए आप सभी बच्चे जो L2 की तैयारी कर रहे हैं, गणित एवं विज्ञान विषय को तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज है। जो बच्चे सामाजिक विज्ञान को लेकर के सामाजिक अध्ययन L2 के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज है। जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे L1 के बच्चे उनके लिए भी टेस्ट सीरीज है, और जो हिंदी वाले बच्चे उनके लिए भी टेस्ट सीरीज है। आप अलग अलग टेस्ट सीरीज है, जिस स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम 5 टेस्ट आपको इसके अंदर देने होंगे। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, परीक्षा नहीं होगी तब तक हम चलाते रहेंगे इस सीरीज को, और आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। 18 तारीख से इसका टेस्ट सीरीज को प्रारंभ किया जा चुका है, 18 दिसंबर से। तो 18 दिसंबर वाला टेस्ट भी आप दे सकते हैं। अब उसके बाद में जैसे जैसे टेस्ट आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जैसे जैसे आपके पास में टेस्ट डालना है वो आएगा, और आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। केवल शिक्षण विधियों के टेस्ट नहीं है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट हैं, संपूर्ण सिलेबस के हिसाब से टेस्ट पेपर तैयार किया हुआ है, और उस टेस्ट पेपर के माध्यम से आप अपना असेसमेंट करिए, और असेसमेंट में कहाँ कमी है उसमें सुधार करने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आज रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपकी मात्र 200 रुपये फीस लगेगी, और फिर आगे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 250 रुपये इसमें आपको फीस लग सकती है इसके अंदर। 9वां प्रश्न की ओर चलें तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? सही ढंग से मेल नहीं खाती है। आगमनात्मक अधिगम J.S. ब्रूनर बिल्कुल सही है। आगमनात्मक अधिगम जो दिया गया है वो J.S. ब्रूनर के द्वारा दिया गया है, और यहाँ हमने देना है वो नहीं खाने वाला देना है।
शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किलपैट्रिक, ये दिख रहा भैया, ये आंसर यही मिल गया हमें। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का किलपैट्रिक से क्या लेना देना है, उसका लेना देना तो बीएस ब्लूम से है, ध्यान में आता हो आपको। ब्लूम ने उद्देश्यों का वर्गीकरण किया तो आंसर तो आपका दूसरा मिल गया। संकल्पना मानचित्र जोसेफ डी नोवाक का है और ह्यूरिस्टिक विधि एच.ई. आर्मस्ट्रांग की है, तो बाकी सब ठीक है, सेकंड वाला विकल्प ही गलत है। 10वां प्रश्न है, एडगर डेल द्वारा विकसित अनुभव शंकु का संबंध किससे है? एडगर एल ने एक शंकु का निर्माण किया है, अनुभव शंकु जिसको कहते हैं, अनुभव शंकु का निर्माण किया है, उसका रिलेशन किससे है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं से है, ज्यामितीय मापन से है, प्रयोगशाला निर्माण से है, या शिक्षण सहायक सामग्री का उपयुक्त प्रयोग से है। तो बच्चों, एडगर डेल ने जो शंकु बनाया है, अनुभव शंकु बनाया है, उसका सीधा सीधा सा रिलेशन किसके साथ में है? शिक्षण सहायक सामग्री का उपयुक्त उपयोग के से है, प्रयोग से है। 11वां प्रश्न पढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान शिक्षण में निर्मितवाद उपागम की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है? निर्मितवाद उपागम, जिसे हम रचनात्मकता उपागम भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसमें स्वयं ज्ञान की रचना करने की बात की जाती है, जिसमें अनुभव के आधार पर विद्यार्थी को ज्ञान को स्थापित करने की बात की जाती है। तो जरा देखें, इसमें कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना नहीं, समस्या समाधान विभिन्न विज्ञान के तथ्यों को बताना नहीं, विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध कराना, यस, विद्यार्थियों को अधिकाधिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना नहीं। तो यहाँ अनुभवों के आधार पर विद्यार्थी सीखता है, उसे ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्रोवाइड कराए जाते हैं एक अध्यापक के माध्यम से, और विद्यार्थी स्वयं ज्ञान की रचना इसके माध्यम से करता है। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? तो भावात्मक पक्ष के अंदर आपको ध्यान में आता होगा, आपको भावात्मक के अंदर क्या क्या आता है, क्रम से ध्यान में होगा, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। ये लास्ट वाला है, स्टार्टिंग आगमन से होती है, लास्ट चरित्र निर्माण है। तो देखिए, आग्रहण इसके अंदर आ रहा है, अनुक्रिया भी इसके अंदर आ रही है, चरित्र निर्माण भी आ रहा है, स्वाभाविकरण नहीं आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? स्वाभाविकरण, जो क्रियात्मक के अंतर्गत आता है। 13वां प्रश्न कथन का है, परिभाषा को लेकर के है, परिभाषा के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट की यह परिभाषा किसने दी है? तो जो उद्देश्यपूर्ण की बात करता है, उद्देश्यपूर्ण की बात करता है, सामाजिक वातावरण के निर्माण की बात करता है, और वो है कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक इस विधि के जन्मदाता हैं, और किलपैट्रिक ने ही इस विधि के संदर्भ में इस कथन को कहा है। प्रश्न नंबर 14, बहुसंवेदी शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में चुंबकीय बोर्ड किस कार्य में प्रयुक्त होता है? जो चुंबकीय बोर्ड होता है वो किस कार्य में प्रयुक्त किया जाता है? बहुसंवेदी सहायक सामग्री के संदर्भ में। लौह वस्तुओं को पृथक करने में नहीं, चुंबकीय बोर्ड को अपन लगा रहे हैं तो इसके उपयोग में तो नहीं करते अपन इसका उपयोग, किसी भी प्रयोगों के आयोजन में नहीं, किसी भी प्रयोग का आयोजन नहीं कर सकते। चुंबकीय सामग्री से लगी हुई दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रदर्शित करने में, बिल्कुल, दृश्य सामग्री को प्रदर्शित करने में चुंबकीय बोर्ड होता है, चुंबक के माध्यम से अपन उसको चिपकाते हैं, तो इसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष को सुंदर बनाना नहीं, ये भी उत्तर नहीं है, तीसरा वाला विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 15, किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला और मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई है? लचीला होनी चाहिए हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो लचीला होना चाहिए। विद्यार्थी चाहे तो बोर्ड की परीक्षा में बैठे, विद्यार्थी बोर्ड की चाहे तो बोर्ड की परीक्षा में ना बैठे, ऐसी लचीली परीक्षा प्रणाली की जो बात करने वाला है वही एनसीएफ हमारा 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। प्रश्न नंबर 16, विज्ञान में पाठ्य योजना मुख्य रूप से किस विचार से निर्देशित होनी चाहिए? जो पाठ्य योजना है हमारी वो किस विचार से निर्देशित होनी चाहिए? कक्षा के औसत बालक की आवश्यकता पूर्ति हेतु,
देखते हैं। और आगे, माता पिता की संतुष्टि हेतु और देखें, पाठ्यक्रमीय लक्ष्य व अधिगम प्रतिफल हेतु और छात्रों को कार्य देना। इस चारों विकल्पों में से तीसरा वाला विकल्प है वो ज्यादा बेहतर है बच्चों। पाठ्यक्रमीय लक्ष्य, जो पाठ्यक्रम का लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है और अधिगम प्रतिफल उसके अनुसार होना चाहिए, जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को उसके अनुसार हमें परिणाम प्राप्त होना चाहिए। तो ये हम पाठ्य योजना में रखते हैं। तो बेहतर विकल्प है वो कौन सा है? इसका तीसरा वाला विकल्प है। 17वां प्रश्न पढ़ें। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। प्रक्षेपित, जिसका पर्दे पर प्रतिबिंब, जिसकी सहायता से पर्दे पर क्या पड़ता हो? प्रतिबिंब पड़ता हो, उसे प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर आंसर है, चार्ट नहीं, फ्लैनल बोर्ड नहीं, बुलेटिन बोर्ड नहीं, इन तीनों का कोई प्रक्षेपण नहीं पड़ता, ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रक्षेपण पड़ता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक यांत्रिक मशीन होती है, उस यांत्रिक मशीन पर हम, उसमें लेंस वगैरह लगे होते हैं, उसमें हम ट्रांसपेरेंसी अपने हाथ से मार्कर से लिख करके तैयार करते हैं और उसका प्रतिबिंब पर्दे पर पड़ता है। इसलिए प्रक्षेपित उस सामग्री को कहते हैं प्रक्षेपित ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो जितने भी प्रोजेक्टर होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 18, विज्ञान शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि थॉर्नडाइक के अधिगम नियम का अनुसरण करती है? अच्छा प्रश्न है। थॉर्नडाइक के अधिगम नियमों का, जो थॉर्नडाइक के नियम है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, इनको फॉलो करने वाली क्या व्याख्यान विधि है? नहीं। व्याख्यान प्रदर्शन नहीं। प्रायोजना और पर्यवेक्षित प्रायोजना विधि है, जिसमें प्रभाव का नियम भी लगता है, जिसमें अभ्यास का नियम भी लगता है, जिसमें तत्परता का नियम भी लगता है। तो सही आंसर क्या हो गया? प्रायोजना विधि। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न पत्र में वैधता से अभिप्राय होता है। वैधता, जैसा हम जानते हैं, उद्देश्य आधारित परीक्षण, यानी जिसके लिए वो तैयार किया गया है उसी के अनुसार परीक्षण होना चाहिए, उसी हिसाब से टेस्ट होना चाहिए। तो विकल्प देखें, प्रश्न पत्र जिस विषय पर कक्षा के लिए बनाया हो उससे निम्न स्तर का हो, नहीं, यह उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। प्रश्न पत्र जिस स्तर व कक्षा के लिए बनाया हो उसी स्तर का हो, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न पत्र जिस विषय व कक्षा के लिए बनाया हो उससे उच्च स्तर का हो, नहीं, और ये चौथा विकल्प भी नहीं हो सकता। इसलिए जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, हमें तीनों प्रकार के बच्चों को, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि और उच्च बुद्धि को ध्यान में रख करके पेपर बनाया जाता है। तो प्रश्न पत्र जिस विषय व कक्षा के लिए बनाया हो उसी स्तर का होना चाहिए। तो बेहतर विकल्प कौन सा? इसका दूसरा। और अब लास्ट प्रश्न चल रहे हैं अपन इस सीरीज का, 20वां प्रश्न। विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है, जिसे हम अनुसंधान विधि के नाम से भी जानते हैं। खोज विधि और होरिस्टिक विधि भी होती है, लेकिन वो अमनोवैज्ञानिक विधि है इसकी तुलना में। वैज्ञानिक खोजें एवं बालक सीखें, ऐसा है कि अन्वेषण में बालक सीखते हैं या बालक खोजते हैं? बालक खोजते हैं, इसलिए पहला विकल्प ठीक नहीं है। अध्यापक खोजें एवं बालकों को सिखाएं, अध्यापक भी नहीं खोजेंगे, इसमें खोजीकर्ता स्वयं विद्यार्थी होता है। बालक एवं अध्यापक दोनों खोज करें, नहीं। तो चौथा विकल्प क्या? अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजें। खोजना बालक को है, क्रियाशील बालक को रहना है। अध्यापक की भूमिका इसके अंदर कौन सी होती है? मार्गदर्शक की होती है। ये सारी चीजें मैंने ऑफलाइन के अंदर आप सबको पढ़ाई हुई है, समझाई हुई है यहाँ पर, कि अन्वेषण विधि के में अध्यापक की भूमिका होती है, वो एक मार्गदर्शक की होती है। अध्यापक की मार्गदर्शक की, और विद्यार्थी क्या करें इसमें? स्वयं ज्ञान की खोज करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी किताबें लेकर आया हूं, सब मार्केट में उपलब्ध हैं। वस्तुनिष्ठ गणित एवं विज्ञान की किताब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप सभी बच्चे, L2 की तैयारी करने वाले। डेस्क्रिप्टिव किताब पढ़नी है तो डेस्क्रिप्टिव किताब के लिए ये, और किताब, कोई भी किताब परचेज करने से पहले आप ये मेरे वाला फोटो जरूर देख लीजिएगा। ये फोटो देख लें तभी उस किताब को परचेज करें, वो ऑथेंटिक है, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट किताब भी मिल रही हैं। मेरे नाम से डुप्लीकेट किताबें मिल रही हैं, उन किताबों को नहीं जाना है, आप फोटो देख लीजिएगा, हर किताब के अंदर फोटो मिलेगा उस। और जो हमारे बच्चे L1 और L2 की दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, नियम 2011, सूचना तकनीकी ICT जिसको अपन कह रहे हैं, उसकी
ये ऑब्जेक्टिव किताब है, इसकी डेस्क्रिप्टिव किताब भी मार्केट में है, ऑब्जेक्टिव किताब भी मार्केट में है। और जो हमारे फर्स्ट लेवल के जो विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 तक की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान विषय की भी तैयारी कर रहे हैं, गणित भी आएगी, विज्ञान भी आएगी, हिंदी भी आएगी, सामाजिक विज्ञान भी आएगी, उसके अंदर 5 और शिक्षण विधियाँ आनी है उसके अंदर, तो उस किताब के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव किताब भी है और डेस्क्रिप्टिव किताब भी है, दोनों ही हैं। यानी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि आपका क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। तो आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के लिए इस यूट्यूब एस मंगल क्लासेस को आप सभी बच्चे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर करेंगे। ड्रोन ऐप को आप लोग सभी बच्चे डाउनलोड कर लें, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको मिले। इन्हीं आज की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।